क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। राइट द यूपीएससी नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रीमर-टीमन रिएक्शन। तो पहले हमको रीमर-टीमन रिएक्शन पता होनी चाहिए क्या होती है हमारे पास। अगर हम फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, CHCl3, CH3L3 हमारे पास क्या है, क्लोरोफॉर्म, और साथ में यूज़ करते हैं KOH हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये कन्वर्ट करके देता है हमारे को। पहले तो ये इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होता है, ये भी हमको ध्यान रखना है क्योंकि आजकल वो बोर्ड्स एग्जाम में इंटरमीडिएट भी पूछ रहा है। तो ये इंटरमीडिएट फॉर्म होता है CHCl2। फिर जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट जो आता है हमारे पास ये आता है OH, और ऑर्थो पोजीशन पे CH हमको देखने के लिए मिलता है। नाम कैसे करेंगे इसका, ऑर्थो पोजीशन पे क्या है हमारे पास OH ग्रुप है तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो ये तो इसने 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा था 2025 के बोर्ड्स में, लेकिन एक इसका दूसरा नाम है, यहाँ इसने IUPAC ने पूछा था। क्या पता अगली बार ये कॉमन नेम पूछ ले, तो कॉमन नेम होगा इसका सैलिसल्डिहाइड। तो ये भी याद रखना, IUPAC नेम है इसका ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या फिर 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। अगर 1 2 3 4 5 6 तो ऑर्थो की जगह हम 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड ऐसे भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, कैरी आउट द कन्वर्जन पूछ रहा है। पहली कन्वर्जन बोल रहा है इथेनॉल से बनाना है ब्यूटीनॉल। तो पहले हमको इथेनॉल आना चाहिए, CH3CH2OH, यह इथेनॉल। इससे बनाना है ब्यूट 2 इनल, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CHO 1 2 3 4। ये क्या हमारे पास ब्यूट 2 पोजीशन पे क्या है इन, और एल्डिहाइड हमारे पास तो अल। तो ब्यूटीनॉल हमारे पास ये देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पे 2 कार्बन है और यहाँ पे 4 कार्बन है, और हमारे पास क्या है अल्फा बीटा पे क्या है अनसैचुरेशन। तो ये तो देख के ही पता लग रही है कौन सी रिएक्शन है, एल्डोल रिएक्शन हमको कहीं ना कहीं करानी पड़ेगी। और एल्डोल रिएक्शन कराने के लिए हमको पहले इसको इथेनॉल को कन्वर्ट करना पड़ेगा एल्डिहाइड में। तो हम क्या यूज़ करेंगे, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CH3CH2OH के सामने अगर हम यूज़ करते हैं PCC या फिर CrO3, ये दोनों ही क्या है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास है। अल्कोहल को कन्वर्ट करेंगे एल्डिहाइड में CHO। अब हम क्या लेंगे, NaOH लेंगे। NaOH के हमारे पास बेस है और इसके पास क्या है अल्फा हाइड्रोजन देखनी सिखा रखी है, इसको सही से बना देता हूँ मैं। ये हमारा क्या है फंक्शनल ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप के साइड वाला कार्बन एडजस्टेंट कार्बन ये वाला ये होता है अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से लगी हुई सारी हाइड्रोजन कितनी है, अल्फा हाइड्रोजन। और अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास होती है एसिडिक नेचर की। तो ये नेगेटिव चार्ज H पॉजिटिव को पकड़ेगा, यहाँ पर जनरेट हो जाएगा हमारा नेगेटिव चार्ज, और OH माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में H2O में। ये नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज है रेजोनेंस के थ्रू, इसलिए हम क्या बोलते हैं ये वाली हाइड्रोजन एसिडिक थी हमारी, क्योंकि जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है इसका ये रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज हमको देखने के लिए मिल रहा है। अब हमारे पास क्या होगा, जब हमारे पास ये क्रिएट हुआ नेगेटिव चार्ज, तो साथ में हमारे पास एक दूसरा मॉलिक्यूल भी होगा एल्डिहाइड का प्रेजेंट। ऐसा तो है नहीं कि रिएक्शन में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है एल्डिहाइड का। ये हमारे पास क्या है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है कार्बन का। अगर इसको और सही से लिखें, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण अपने ऊपर रखता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन है, और कार्बन पर रहेगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव क्या करेगा, इस पार्शियल पॉजिटिव पर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होगी ऑक्सीजन की तरफ। तो पहले मैं ये कार्बन लिखता हूँ यहाँ से CH2CHO। अब मैं इस वाले कार्बन को लिख रहा हूँ C। इस कार्बन पे क्या है, एक O माइनस, एक हाइड्रोजन, और एक है CH3 ग्रुप, ये वाला CH3 ग्रुप। नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, कोई वीक एसिड लेके इसको क्या करा लेंगे, न्यूट्रल करा लेंगे। ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है, H पॉजिटिव का सोर्स देंगे, नेगेटिव इस पर अटैक करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CH3CH, यहाँ आ जाएगा OH, CH2C डबल बॉन्ड OH। ये हमारे पास क्या आया एल्डोल प्रोडक्ट। अगर यहीं तक रिएक्शन रुक जाती है तो हम इसको बोलते हैं एल्डोल रिएक्शन। अब हम क्या करेंगे, इसको हीट करना स्टार्ट करेंगे, और हीट करने से क्या होगा हमारे पास, जो ये वाला हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक तो OH मैं यहाँ लिख देता हूँ और इस वाले हाइड्रोजन को मैं यहाँ लिख देता हूँ। हीट करने पे ये होगा वाटर यहाँ से जाएगा बाहर, और यहाँ बीच में क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड।
तो ये बन जाएगा हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। ये हमारा क्या बन गया, एल्डोल कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। जब हमारी वाटर रिएक्शन से बाहर जाती है ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। तो यहाँ वाटर बाहर गया है इसलिए हमने क्या बोला इसको, एल्डोल रिएक्शन। यहाँ तक क्या था, एल्डोल रिएक्शन, यहाँ एल्डोल कंडेंसेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, प्रोपेनोइक एसिड से बनाना है इथेन। तो यहाँ जगह तो है नहीं, इसको मिटा देता हूँ मैं। तो प्रोपेनोइक एसिड होता है हमारे पास 3 कार्बन, CH3 CH2 COOH, 1 2 3 कार्बन प्रोपेनोइक एसिड। इसको कन्वर्ट करना है इथेन में, CH3 CH3। तो हमको दिख रहा है यहाँ पे हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है रिमूव हुआ है। इसको कैसे रिमूव करते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हमको करना पड़ता है। डी कार्बोक्सिलेशन क्या थी, व्हेन सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि CH3 सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड CH3 CH2 COONA। इसकी रिएक्शन कराते हैं हम जब सोडा लाइम के साथ NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जब हम रिएक्शन कराते थे, तो यहाँ से CO2 गैस जाती थी बाहर और ये कन्वर्ट होता था एल्केन में। तो अब हमको बस क्या बनाना है, इससे ये बनाना है सोडियम सॉल्ट। तो कैसे बनाएंगे, NaOH के साथ रिएक्शन करा दो। ये क्या करेगा, NaOH CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH NaOH। ये क्या हमारे पास एसिडिक एच है, NaOH क्या करेगा, एसिडिक एच को पकड़ लेगा, जनरेट करेगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, और ये हमारा Na पॉजिटिव हो जाएगा, इसका काउंटर आयन, प्लस हमारा वाटर जो है बाहर। हमने सोडियम सॉल्ट बना लिया है। अब इसकी रिएक्शन करानी है बस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि होता है हमारे पास सोडा लाइम। इजी क्वेश्चन था बहुत, 2 मार्क्स में आ रखा था ये वाला क्वेश्चन भी। 1 मार्क्स के आते हैं, ये भी 1 नंबर का और ये भी 1 नंबर का। ये क्वेश्चन टोटल पूरा 5 मार्क्स का था। ये इसका ए वाला पार्ट है, ए वाले पार्ट में 2 मार्क्स का था और एक वर्ड प्रॉब्लम भी थी इसके साथ में। ये 3 मार्क्स में पूछी गई थी वर्ड प्रॉब्लम। इसको देखते हैं सॉल्व कैसे करना है। एन एल्कीन ए विद मोलिकुलर फार्मूला। जब भी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इसको करना पड़ेगा, एक बार पूरा क्वेश्चन देख कर डरना नहीं है। एन एल्कीन ए विद मोलिकुलर फार्मूला C5H10। जो बोला है इसने ए, पहले ए लिख लो, ए बोला है C5H10, और इसने बताया भी क्या है, एल्कीन है हमारे पास। ऑन ओजोन रिलीज, जब हम इसकी ओजोन रिलीज कराते हैं O3 की प्रेजेंस में, गिव्स अ मिक्सचर ऑफ 2 कंपाउंड B एंड C। B देता है और एक देता है C, तो यहाँ लिख देते हैं हम B प्लस C। यहाँ तक तो हम पहुँच गए। कंपाउंड B गिव्स पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट। ये हमारे पास क्या दे रहा है, पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट, मतलब ये एल्डिहाइड है हमारे पास, क्योंकि कीटोन तो फेलिंग टेस्ट देता नहीं है, हमको ये पता लग गया भी एल्डिहाइड है। ऑल्सो रिएक्ट विद आयोडीन एंड NaOH सॉल्यूशन, मतलब ये आइडोफॉर्म टेस्ट भी दे रहा है। अब जनरली कीटोन देते हैं हमारे आइडोफॉर्म टेस्ट, पर ये फेलिंग टेस्ट दे रहा है, हमने बोलते हैं एल्डिहाइड है। तो एक ऐसा एल्डिहाइड है CH3CHO, जो कि हमारे पास क्या करता है, फेलिंग टेस्ट भी देता है और टॉलरेंस टेस्ट भी देता है, और साथ में हमारे पास आइडोफॉर्म टेस्ट भी ये देता है, क्योंकि इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ये तो हमको श्योर पता लग चुका है कि CH3CHO की बात ये कर रहा है। अब आते हैं कंपाउंड C के बारे में क्या बताएगा। कंपाउंड C डज नॉट गिव फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। अब मतलब ये तो एल्डिहाइड नहीं है, C वाला एल्डिहाइड नहीं है, इसको सही से लिखते हैं, एल्डिहाइड नहीं है, बट फॉर्म्स आइडोफॉर्म। पर आइडोफॉर्म टेस्ट ये दे रहा है, इसका मतलब ये क्या है, कीटोन है हमारे पास। आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स A, B एंड C। अब 5 कार्बन वाला बनाना है हमको, तो 5 कार्बन कैसे बनाऊंगा, मेरे हिसाब से एक कीटोन है, एक एल्डिहाइड है, तो एक तो मेरे पास क्या है CH3CHO। पहले मैं क्या करता हूँ, एल्कीन बनाने की ट्राई करता हूँ। एल्कीन से ये वाला एल्डिहाइड कैसे बना होगा, CH3CH डबल बॉन्ड और यहाँ कोई R ग्रुप लगा होगा। फिर जब हमने इसको ऐसे ब्रेक डाउन किया होगा तो ये कन्वर्ट होगा CH3CHO में। तो पहले मैं इसको ही लिख देता हूँ CH3CH डबल बॉन्ड। अब मेरे को बस C वाला ग्रुप यहाँ पे ढूंढना है। तो मेरी कार्बन गिन लो पहले कितने हो गए, 2 तो मेरे कार्बन हो गए, 2 कार्बन से मैंने एल्डिहाइड बना दिया। अब मिनिमम कीटोन बनाने के लिए मेरे को 3 कार्बन तो चाहिए, 2 कार्बन से कीटोन बनता नहीं है। तो कीटोन कैसे होगा हमारे पास,
यहाँ पर CH होगा, यहाँ पर CH नहीं होगा, यहाँ होगा CH3 और यहाँ होगा CH3। अब कार्बन हमारे पास 5 हो गए। अब हमको क्या गिनना है, हाइड्रोजन गिनना। क्या 10 हैं, 3 3 6 7 7 और 3 10। तो बिल्कुल हमारे पास C5H10 हमको यहाँ से देखने के लिए मिल रहा है। और जब हम इसकी क्या करेंगे, ओजोनोलिसिस कराएंगे O3 के साथ में, ये बॉन्ड होगा ब्रेकडाउन और हमारे पास कंपाउंड क्या बनेगा, CH3CHO। ये तो बन गया हमारा B प्लस दूसरा हमारा जो कीटोन बना है वो C डबल बॉन्ड O CH3CH3, ये आ गया है C। अब ये हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, फेलिंग टेस्ट ये नहीं देगा, और ये हमारे दोनों ही टेस्ट जो है बिल्कुल दे देगा। तो ऐसे हमको स्टेप बाय स्टेप जो है थोड़ा सा दिमाग लगा के अप्रोच करने होते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स वाली क्वेश्चन। मेरे हिसाब से तो इजी टाइप का ही क्वेश्चन था, बाकी आप बताएंगे कैसा लगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है। ये वाली वर्ड प्रॉब्लम अकेली आई थी 5 मार्क्स की, तो क्वेश्चन और करके आया था, या तो ये 5 नंबर में ये वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, या फिर 3 मार्क्स की वर्ड प्रॉब्लम और 2 मार्क्स की कन्वर्जन कर दो, ऐसे कर दो। तो ये 5 नंबर में है तो ये बड़ी भी है और थोड़ी उससे हार्ड होनी चाहिए मेरे हिसाब से। देखते हैं ट्राई करके। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए मॉलिक्यूलर फार्मूला C8H16O2। 2 ऑक्सीजन ग्रुप है हमारे पास, तो हमको देख के समझ आना चाहिए कौन सा फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास। एस्टर फंक्शनल ग्रुप मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है कि हो सकता है, पर अभी गैस कर रहे हैं, बाकी क्वेश्चन अभी खुद बताएगा। C8 क्या बोला इसने, C8H16O2। इसको जब हमने क्या करा, आगे रिएक्शन कराई, वॉज हाइड्रोलाइज्ड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव अ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड B और एल्कोहल C। तो जब हम एस्टर की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है हमको और एक मिलता है एल्कोहल। तो ये मिल गया हमको एसिड और ये मिल गया है एल्कोहल। फिर वो बोल रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ C विद क्रोमिक एसिड प्रोड्यूस्ड B। इसको अलग दिखाता हूं मैं। अगर हम C की करते हैं ऑक्सीडेशन किसके साथ, क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड होता है हमारे पास H2CrO फिर 4। ये होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। प्राइमरी अल्कोहल को कन्वर्ट करता है एसिड में, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड में ये कन्वर्ट होता है। तो अल्कोहल को बिल्कुल ये एसिड में कन्वर्ट करेगा। इसको ये बताने के लिए इसने हमको ये बताया कि जितने कार्बन इसमें हैं अल्कोहल में, उतने ही कार्बन किसमें होंगे, ये एसिड में भी होंगे। अगर हमारे पास ये 8 कार्बन है तो आधे आधे होंगे, सिंपल सी बात है। तो 4 कार्बन का अल्कोहल यहाँ होगा और 4 कार्बन का एसिड यहाँ होगा। दूसरी बात इसने हमको क्या बताई ऑक्सीडेशन करा के, कि जो हमारे पास गिवन है ये प्राइमरी अल्कोहल है। अगर सेकेंडरी अल्कोहल होता तो ये कन्वर्ट होता कीटोन में। तो दूसरी बात इसने बताई कि C जो है हमारा प्राइमरी अल्कोहल है। बस हमको इतना ही ध्यान में चाहिए था, इसने बता दिया। तो CH3 CH2 CH2 CH2OH, इसकी अगर मैं क्या कराऊंगा, ऑक्सीडेशन कराऊंगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 CH2 COOH। ये हमारा बन गया 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि हमारा है B, और ये हमारा 4 कार्बन का अल्कोहल जो कि है हमारा C। अब हमको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है, हमारा एस्टर बन जाएगा। हम यहाँ तक भी पहुँच जाएंगे। तो क्या करना है, बस CH3 CH2 CH2, थोड़ा साफ लिखते हैं उसको अलग कलर से, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 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 और CH3। तो एस्टर की हाइड्रोलिसिस कैसे होती है, बीच से ऐसे हमारे पास ये टूटता है, यहाँ पर लगता है OH और यहाँ पे लगता है H। जो कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोनिल वाली साइड है, C डबल बॉन्ड है, इसके साथ जुड़ेगा OH और इसके साथ जुड़ेगा H। तभी इसकी हाइड्रोलिसिस होने के बाद हमको क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH2 COOH प्लस, अब O के साथ क्या लगेगा, सिर्फ H लगेगा, तो OH, और ये मैं ऐसे लिख देता हूँ 4 कार्बन की चेन, 1 2 3 4। तो ये हमारा हो गया अल्कोहल। ये 5 नंबर वाला तो मेरे हिसाब से 3 वाले से भी इजी हमको देखने के लिए मिल रहा था। और C की डिहाइड्रेशन करने पर हमको क्या मिलता है, ब्यूटीन। तो हम अगर इसकी डिहाइड्रेशन करेंगे, डिहाइड्रेशन कैसे होती है,
कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो यहाँ से वाटर क्या करेगा, लीव करेगा और यहाँ बन जाएगी ब्यूट-1-ईन। तो रिएक्शन पूछी थी उसने, हमने रिएक्शन भी बता दी है। अगला क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेन हाइब्रिडाइजेशन हमको बतानी है, शेप बतानी है कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी या टेट्राहेड्रल होगी, 2 शेप पढ़ते हैं, या फिर स्क्वायर प्लेनर 3 शेप पढ़ते हैं हम, और उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बतानी है, क्या वो पैरामैग्नेटिक होगा या फिर वो डायामैग्नेटिक होगा। पहले इसने दे रखा है FeS2O6 2 पॉजिटिव, इसी को बना लेते हैं। तो FeS2O6 Fe हमारे पास, पहले ऑक्सीजन स्टेट निकाल लिया नीचे सबको, मेटल की मानते हैं X, और ये हमारे पास क्या है, वाटर न्यूट्रल लिगेंड है हमारे पास। तो न्यूट्रल लिगेंड की होती है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको इक्वल करेंगे चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स के, तो चार्ज कितना है +2, तो X आ जाएगा हमारा +2। तो हमारा जो आयरन है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। अब आयरन क्या होता है हमारे पास, आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d6 4s2। जब इसके 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा तो ये कन्वर्ट होगा किसमें, 3d6 4s0। जब हम इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करते हैं तो पहले s ऑर्बिटल के रिमूव करते हैं, फिर जाके हमारे d ऑर्बिटल्स के रिमूव होते हैं। अब अगर ये +3 में होता तब हम एक इलेक्ट्रॉन d से रिमूव करते। तो हम इसका अगर बनाते हैं ऑर्बिटल डायग्राम, 1 2 3 4 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरने हैं, पहले हमको सिंगल सिंगल भरने हैं, फिर उसके बाद पेयरिंग करानी है, पहले पेयरिंग नहीं करानी है। और ये है हमारे पास, इसको थोड़ा इधर करना पड़ेगा, ये है हमारे पास मेटल का 3d, ये है मेटल का 4s, ये है मेटल का 4p, और ये है मेटल का 4d ऑर्बिटल। spd हमारे पास क्या है, एम्प्टी है, और 3d हमारा क्या है, फिल्ड ऑर्बिटल है हमारे पास। जब हमारे पास वाटर एज ए लीगेंड क्या करेगा, अप्रोच करना स्टार्ट करेगा इसके पास, तो ये क्या है हमारे पास, वीक फील्ड लीगेंड है। ये जो है इन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं करा सकता, तो ये क्या करेगा, आउटर ऑर्बिटल्स को इन्वॉल्व करना स्टार्ट करेगा। तो हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, कौन से 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएंगे, 1 s जाएगा, 3 p जाएंगे और 2 जाएंगे ये d के। तो एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल का हमारे पास फॉर्मेशन होगा। ये d ऑर्बिटल तो मेटल का ऐसे रहेगा, इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ, 1 2 3 4। तो 3d ऑर्बिटल के साथ हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, एक नया ऑर्बिटल जो है यहाँ पे प्रोड्यूस हमारे पास होगा, और ये 4d के 3 ही ऑर्बिटल बचेंगे 4d, और इसका नाम क्या होगा, sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड या फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब जो हमारे पास क्या होगा, देखो ये मेटल का कौन सा है, ये मेटल की ऑर्बिट जो है हाइब्रिडाइज हुई है, इनके साथ ओवरलैपिंग होगी लीगेंड की। तो लीगेंड अपने ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करेगा और इलेक्ट्रॉन कौन पास करेगा, लीगेंड जो है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स लीगेंड के पास है मेटल के, तो एम्प्टी पड़ा है ऑर्बिटल sp3d2। तो वाटर अपने क्या करेगा, एक वाटर क्या करता है OH2, एक लीगेंड 2 इलेक्ट्रॉन का डोनेट करता है, तो 6 हमारे पास कितने आएंगे, 6 H2 कितना डोनेट करेंगे, 12 इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन करेंगे। बस हमको 12 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फिल कर देने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हमारे पास क्या है, H2O के इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर बात करते हैं हम ज्योमेट्री की, ये तो हमने ज्योमेट्री निकाली है, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन की, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है। अब ज्योमेट्री कैसी होगी इसकी, ज्योमेट्री या फिर शेप यहाँ एक ही चलती है, वो केमिकल बॉन्डिंग में अलग अलग हम देखते हैं। यहाँ पे शेप होती है ऑक्टाहेड्रल। अगर हाइब्रिडाइजेशन हो हमारी sp3d2 या फिर हाइब्रिडाइजेशन हो हमारी d2sp3, इन दोनों केस में ही हमारी हाइब्रिडाइजेशन रहती है ऑक्टाहेड्रल। अब बात करते हैं कि पैरामैग्नेटिक होगा या फिर डायामैग्नेटिक होगा। अगर हमारे पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमको देखने के लिए मिल जाता है तो हम बोलेंगे वो होता है हमारे पास पैरामैग्नेटिक। अगर हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो हम बोलेंगे उसको डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मतलब वो वीकली अट्रैक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड में, और डायामैग्नेटिक मतलब अगर कॉम्प्लेक्स को रखेंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड में रिपल्शन फील करेगा, पैरामैग्नेटिक में अट्रैक्शन फील करेगा। तो यहाँ 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास प्रेजेंट है, तो ये कैसा हुआ,
पैरामैग्नेटिक। आई होप ये समझ आया होगा कैसे हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन हुई, कौन सा ऑर्बिटल फॉर्म हुआ। हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा है और वीक फील्ड लिगेंड कौन सा है। तो ये इतना सब तामझाम करके हमको जो एग्ज़ाम में है 2.5 नंबर एक क्वेश्चन से मिल जाएंगे। अगर हमने इसको भी सॉल्व कर दिया तो हमारे पूरे 5 क्वेश्चन हमको 5 नंबर हमको मिल जाएंगे। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे NiCl4 2- NiCl4 2-। यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे, इसकी X प्लस एक Cl नेगेटिव है हमारे पास, इसकी ऑक्सीजन स्टेट होती है -1, तो 4 Cl नेगेटिव कितनी होगी -4, तो X की जगह यहाँ पे लिखेंगे -4 इक्वल्स टू -2, चार्ज कितना है -2 का है कॉम्प्लेक्स के ऊपर, X आ जाएगा -2 + 4X इक्वल्स टू +2 ऑक्सीजन स्टेट में है। तो निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती है हमारे पास 3D8 4s2। निकल जब +2 ऑक्सीजन स्टेट में होगा तो पहले हम क्या करेंगे, s इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते हैं, तो 3D8 4s0। अगर हम इसका ऑर्बिटल बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर इसका 4s और 4p, ये आ गया 4s, ये आ गया 4p, और ये 3D, ये है Ni2 पॉजिटिव। अब जब Cl- क्या करेगा, अप्रोच करेगा यहाँ पर, तो Cl- क्या है, एक वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड। अच्छा, ये मैंने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी पढ़ा रखी है कैसे देखनी होती है। 3D सीरीज में ही सिर्फ हम चेक करते हैं कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है और कौन सा वीक फील्ड है। अगर हमारे पास 4D या 5D का एलिमेंट आ जाए, 4D का आ जाए या फिर 5D का मेटल आ जाए सेंट्रल एटम, तो सारे लिगेंड, जितने भी लिगेंड है हमारे पास, क्लोरीन, H2O, NH3, जितने भी लिगेंड है सारे, वो कैसे हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ही हो जाते हैं। वो सारे क्या करेंगे, पेयरिंग कराना स्टार्ट कर देंगे। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड सिर्फ हमको 3D सीरीज में चेक करना पड़ता है। अगर यहाँ पे मेटल क्या हो जाए, प्लेटिनम और Cl4, ये 2- आ जाए, तो यहाँ पे Cl जो है हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, वीक फील्ड लिगेंड ये नहीं होगा। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखनी कैसे है, ये मैंने अलग से एक छोटी सी वीडियो भी अपलोड कर रखी है, किसी को देखनी हो तो वहाँ सर्च कर सकता है। तो Cl 3D सीरीज के लिए कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग नहीं कराएगा, जैसे इलेक्ट्रॉन है वैसे के वैसे रहेंगे। लेकिन एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल आएगा, इसका नाम होगा sp3, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो 4 ही ऑर्बिटल हमारे को चाहिए। एक s 3 p के हमारे पास क्या आ जाएगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन। अब एक Cl क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करता है, तो 4 Cl कितने इलेक्ट्रॉन करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन हम इस sp3 वाले में भर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, हाइब्रिडाइजेशन है sp3, ये 3D हमारा ऐसे कैसे रहेगा। और हमारे पास जब हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, तो हमारे पास ज्योमेट्री जो होती है वो होती है टेट्राहेड्रल। और अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हमारे पास 2 ज्योमेट्री देखने के लिए मिलती है, एक तो टेट्राहेड्रल, और अगर हमारे पास हो हाइब्रिडाइजेशन DsP2, अगर यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता जैसे साइनाइड होता हमारे पास, तो वो क्या करता, यहाँ पे पेयरिंग करा देता। इसको भी समझा देता हूँ एग्जाम्पल से। वो ऐसे पेयरिंग करा देता और ये वाले जाते हाइब्रिड ऑर्बिटल में, इसका नाम पड़ता DsP2, और यहाँ आते Cn के इलेक्ट्रॉन्स। तो D का सिर्फ 4 रह जाते, एक D का कहाँ जाता, हाइब्रिडाइजेशन में चला जाता। तो हाइब्रिडाइजेशन आती है DsP2, और हमारे पास जो ज्योमेट्री आती है वो आती है स्क्वायर प्लेनर। अब किसी को अगर होमवर्क ट्राई करना हो एग्जाम्पल के, तो NiCO4, ये भी अच्छा एग्जाम्पल है, ये भी कर लेना। CO यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लेकिन टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री आनी चाहिए, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। अब बात करते हैं पैरामैग्नेटिक या फिर डायमैग्नेटिक की। तो हमारे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमको दिखाई दे रहे हैं। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहे 1 हो चाहे 100 हो, ये कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। तो इसको जब एग्जाम में लिखेंगे तो वहाँ सही से लिखना पड़ेगा। पहले लिखनी पड़ेगी हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन हुई sp3, फिर लिखनी पड़ेगी ज्योमेट्री, ज्योमेट्री हुई टेट्राहेड्रल, फिर लिखना है मैग्नेटिक मूवमेंट या मैग्नेटिक बिहेवियर, तो वो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। वहाँ एग्जाम में थोड़ा साफ सुथरा काम करना है, तो बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ।
अगला क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमारी I- से स्टार्ट होती है, Cl- F-, फिर हमारे पास कुछ H2O देखने के लिए मिलता है, O डोनर्स H2O पहले आते हैं, O डोनर्स वैसे तो जैसे OH- या OR-, फिर आते हैं H2O, फिर आता है NH3, फिर एथिलीन डाइमीन, फिर साइनाइड और लास्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बोनिल। तो जैसे स्ट्रेंथ बढ़ती है लिगेंड की, जब हम राइट साइड जाते हैं, लेफ्ट से राइट साइड, तो लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है। ये हमारे को क्या बताती है, एक परफेक्ट ऑर्डर है डिफाइन करने के लिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का। ये हमारे क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है इस साइड, ये हमारे पास मीडियम लिगेंड है, ना ये वीक है, मतलब है तो वीक ही पर इनसे तो स्ट्रॉन्ग है। और ये जो हमारे लास्ट में है, ये है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हमारे पास। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो ये होगी हमारे पास। अब वो पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड। जब हम क्या करते हैं, VBT में हम इसका रोल देखते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड का। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कराता है हमारे पास पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और वीक फील्ड लिगेंड हमारे पास पेयरिंग नहीं कराता। दूसरा, जब हम CFT की बात करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, वहाँ हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या कराता। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेता हूँ CO का, और एक एग्जाम्पल लेते हैं हम Cl का। ये हमारे पास क्या है, वीक फील्ड लिगेंड, और ये है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो जब d ऑर्बिटल हम लेंगे यहाँ पे, इसको d ऑर्बिटल मैं ऐसे ही दिखाता हूँ, ये हमारे पास d ऑर्बिटल की एनर्जी है, यहाँ पर भी d ऑर्बिटल की एनर्जी है। CO वाला जो स्प्लिटिंग है ज़्यादा करा रहा था, यहाँ पे Eg और यहाँ पे T2G, लेकिन एक वीक फील्ड लिगेंड जो है स्प्लिटिंग हमारी कम कराता है। तो डेल्टा O की वैल्यू यहाँ पे क्या है, काफ़ी कम देखने के लिए मिलती है, जबकि यहाँ पर हमको डेल्टा O की वैल्यू मिलती है ज़्यादा। जबकि हम सेम कोई भी, अगर हम फॉर एग्जांपल कोबाल्ट 3 पॉजिटिव अगर हम लिया, हाँ कोबाल्ट का 3 पॉजिटिव ले लें या कोबाल्ट का 2 पॉजिटिव ले लें, मेटल को हम सेव रखें और सिर्फ लिगेंड को चेंज करके देखें, तो हमको स्प्लिटिंग एनर्जी में फ़र्क देखने के लिए मिलता है। इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये ध्यान रखना, CFSC एक दूसरी पे होती है, वो होती है हमारे पास क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। स्टेबलाइजिंग एनर्जी या फिर स्टेबलाइजेशन एनर्जी, दोनों ही बोलते हैं। ये क्या है, स्प्लिटिंग एनर्जी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम डेल्टा O से। तो यहाँ पर हमको स्प्लिटिंग जो है ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, यहाँ पर हमको कम देखने के लिए मिलती है। तो वीक फील्ड लिगेंड जो है हमारी स्प्लिटिंग काफ़ी कम कराता है, और एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो है काफ़ी अच्छी या फिर काफ़ी ज़्यादा हमारे पास स्प्लिटिंग करा देता है। तो ये डिफरेंस हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड में आया था एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन। और ऊपर वाला तो मैंने बता ही दिया, वो किस में आया था, 5 मार्क्स के लिए आया था। ये वाला क्वेश्चन 2.5 नंबर की थी हाइब्रिडाइजेशन, 5 मार्क्स में आ रखा था। इस वीडियो में इतना ही। अभी और क्वेश्चन भी हैं, पूरी सीरीज चलाऊंगा मैं इसको लास्ट तक, अच्छे से बिल्कुल रिवीजन करा दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसे ही और वीडियो के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में। कोई कहीं डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, वहाँ आंसर दे दिया जाएगा।